मनुष्य का लिमिटेशन कितनी है, मीन्स मनुष्य कहाँ तक जा सकता है, मनुष्य का गमनागमन क्षेत्र क्या है, वो 35 नंबर सूत्र में आचार्य द्वारा ने डिफाइन किया है। प्रांग मनुष्योत्तरांग मनुष्य, दैट मीन्स जो मनुष्य है वो 2.5 द्वीप तक जा सकता है। मनुष्योत्तर पर्वत आ जाने के बाद वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता है, मनुष्योत्तर पर्वत तक ही उसकी लिमिटेशन है, दैट मीन्स 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है। उसके बाहर वो लिमिट क्रॉस करके बीच में एक लाइन रेखा आ जाती है, लाइन आ जाती है मनुष्योत्तर पर्वत की, वहाँ के बाहर नहीं जा सकता है। और 2.5 द्वीप के आगे कोई विद्याधर भी नहीं जा सकते, रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नहीं जा सकते, ऐसा नियम है। और मनुष्य का जो 2.5 द्वीप का टोटल क्षेत्र है वो 45 लाख योजन का है। कैसे? तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, उसके बाद लवण समुद्र 4 लाख योजन का, 4 लाख योजन का, धारकीकंड अगेन उसका डबल यानी 8 लाख योजन का। धारकीकंड के बाद कालोदरी समुद्र आएगा, कालोदरी समुद्र 16 लाख योजन का। और नेक्स्ट पुष्कराल द्वीप, वो पुष्कराल यानी आधा है, दैट मीन्स अगेन 16 लाख योजन का। ये सबको 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 8 लाख प्लस 16 लाख प्लस 16 लाख, ये सबका अगर काउंटिंग करोगे, एडिशन करोगे तो 45 लाख योजन हो जाएगा। दैट मीन्स मनुष्य का जो क्षेत्र है वो 45 लाख योजन का है। और अब सिद्ध शिला है, जहाँ सिद्ध लोग है वो कितने, उसका विस्तार कितना है, तो उसका विस्तार भी 45 लाख योजन का है। यानी जिस क्षेत्र से जीव मोक्ष जाता है वो 90% एंगल स्ट्रेट ऊपर जाता है, और उसी क्षेत्र में यानी 90% एंगल ऊपर जाके तनुवात वलय में सिद्ध शिला के अग्रभाग में जाके जीव हो जाता है। अब सिद्ध शिला कहाँ है, तो जो सरवर सिद्धि का जो विमान है उसका जो ध्वज दल बना है उससे 12 योजन ऊपर जाकर 8वीं पृथ्वी है। जो सरवर सिद्धि का विमान है उसके ध्वज दल से 12 योजन ऊपर 8वीं पृथ्वी है, उसकी मोटाई 8 योजन है। और पूर्व से पश्चिम तक एक राज्य है और 10 दिशाओं में तीनों वात वलय है। इसके बीच में चांदी की जैसे सिल्वर जैसे कलर की चांदी, गोल्ड के जैसी अनेक रत्नों से परिपूर्ण ईशत प्राग्वा नामक क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कैसा दिखता है, तो धवल यानी व्हाइट कलर का जो छत्र होता है उसके आकार में 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार युक्त है, जो बीच में 8 योजन तथा चारों ओर घटते घटते 1 अंगुल का मात्र ही रह जाता है। इसके ऊपर लोक के अंतिम तनुवात वलय में सिद्धों का आवास होता है। फिर से अपन समझते हैं, जो सरवार सिद्धि का विमान है उसका जो ध्वज दंड है उससे 12 योजन ऊपर जाके 8वीं पृथ्वी है, राइट। उसकी मोटाई 8 योजन है और पूर्व पश्चिम मोटाई उसकी 8 योजन और पूर्व पश्चिम एक राजू है। और 10 दिशाओं में तनुवात वलय है, 10 दिशाओं में तनुवात वलय नहीं, तीनों ही वात वलय है। और इसके बीच में चांदी और गोल्ड जैसे रत्नों से परिपूर्ण ईशत प्राग्वा नाम की पृथ्वी है। और वो इसका शेप कैसा है, तो व्हाइट कलर के छत्र के समान उसका शेप है और उस आकार में ब्यूटीफुल एक 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार है, जो बीच में 8 योजन है और चारों ओर घटते घटते सिर्फ 1 अंगुल मात्र रह जाएगा। इसके ऊपर लोक के अंतिम तनुवात वलय में, इसके भी ऊपर लोक के अंतिम तनुवात वलय में सिद्धों का आवास होता है। ठीक, तो मानुषोत्तर पर्वत की सीमा पर स्थित होने से इसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है। मनुष्य लोक मानुषोत्तर पर्वत नाम कैसे पड़ा, तो मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने के कारण उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत हो गया, क्योंकि इसके बाहर वो मनुष्य जा नहीं सकते। मनुष्य लोक की सीमा आ गई, मनुष्य का क्षेत्र की सीमा आ गई, दैट मीन्स उस पर्वत उस माउंटेन का नाम मानुषोत्तर माउंटेन है। उस पर्वत कितना बड़ा है, तो यहाँ पे बताया 1721 योजन ऊंचा है, 430 योजन तो वो भूमि के अंदर है, राइट। और मध्य में 723 योजन है, मूल में 1022 योजन है और ऊपर 424 योजन विस्तार वाला मानुषोत्तर पर्वत है। और मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय भी है। अब ये है कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर किस अवस्था में मनुष्य बाहर जा सकता है, ऐसी कोई अवस्था भी होती है क्या कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी मनुष्य जा सकता है। वैसे तो बोल दिया 2.5 द्वीप तक लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई सिचुएशन होती होगी जिस सिचुएशन में मानुषोत्तर पर्वत को भी क्रॉस करके मनुष्य बाहर जा सकता है।
तो एक तो बोला है केवली समुद्रघात के समय में मनुष्य जा सकता है। दूसरा बताया है कि जब मानसरोवर पर्वत के बाहर के कोई मनुष्य होते हैं, बाहर के जो जीव होते हैं वो मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के कारण पूर्व मानसिक समुद्रघात का समय होता है, उस समय उत्पन्न होते हैं। यानी जो मानसरोवर पर्वत के उस साइड जो जीव है वहां से जब मनुष्य लोक में वो उत्पन्न होने वाले होते हैं, उसके पूर्व जो मानसिक समुद्रघात होता है उसके समय जीव इस क्षेत्र में आते हैं, और जो मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले हैं उसका मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के पूर्व इस क्षेत्र में अस्तित्व देखा जाता है। राइट, तो ये 3 कंडीशन बताइए आगे कि मानसरोवर पर्वत के बाहर मनुष्य किस अवस्था में पाया जाता है। तो केवली समुद्रघात के समय मानसरोवर पर्वत के बाहर के जीव मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के पूर्व जो मानसिक समुद्रघात वहां पे होता है उसके समय, और जो मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाला है उसका मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के पूर्व एक क्षेत्र में अस्तित्व देखा जाता है। तो ये 3 बात हो गई। अब नेक्स्ट सूत्र कि मनुष्य के भी कोई भेद होते हैं। राइट, तो बताया आचार्य महाराज ने आर्य म्लेच्छ छाश्च, आर्य म्लेच्छ छाश्च। दैट मीन्स आर्य होते वो मनुष्य होते वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्य मनुष्य और दूसरा म्लेच्छ मनुष्य। तो आर्य किसे कहते हैं? तो जो गुणों से सहित होते हैं, उनके पास लॉट्स ऑफ वर्च्यूज होते हैं, अथवा गुणवान पुरुष उनकी सेवा में हमेशा निरत रहते हैं, उसे आर्य मनुष्य कहते हैं। और म्लेच्छ मनुष्य किसे कहते हैं? कि जिनका कर्म होता है वो बहुत हीन होता है, आचार विचार उनके बहुत भ्रष्ट होते हैं, धर्म कर्म से वो रहित होते हैं, उनको म्लेच्छ कहते हैं। उनका आचार विचार प्रॉपर नहीं होता है, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रहता है, और वो जो जिनके गुण होते हैं वो कर्म से बहुत लो लेवल के होते हैं, इसलिए वो म्लेच्छ कहलाते हैं। अब आर्य मनुष्य होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। राइट, एक मन में चार्ट बना दीजिए कि मनुष्य उसके 2 पार्ट आर्य और म्लेच्छ। आर्य मनुष्य किसे कहते हैं? तो बता दिया कि जिनका आचार विचार श्रेष्ठ होता है, जो गुणी होते हैं, अथवा गुणवान पुरुष उनकी सेवा में रहते हैं, वो आर्य हो गए। जो गुण से कर्म से बहुत लो होते हैं, आचार विचार से भ्रष्ट होते हैं, धर्म कर्म से जो रहित होते हैं, वो म्लेच्छ हो गए। अब आर्य मनुष्य के भी 2 पार्ट बता दिए उन्होंने कि किस प्रकार के होते हैं। तो एक रिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं और दूसरे होते हैं रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य किसे कहते हैं? तो जो 8 रिद्धियां हैं उसमें से कोई एक भी रिद्धि किसी के पास है वो रिद्धि प्राप्त आर्य हो गए। और रिद्धि रहित आर्य कौन हो गए? तो उनके 5 प्रकार बताए कि क्षेत्र आर्य, चारित्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य और दर्शन आर्य। ऐसा सर्वर सिद्धि में लिखा हुआ है। फिर से अपन चार्ट रिपीट कर देते। मनुष्य, उसके 2 पार्ट, एक आर्य और एक म्लेच्छ। आर्य दैट मीन्स जो गुणों से श्रेष्ठ होते हैं, आचार विचार बहुत बेस्ट होता है, और गुणवान पुरुष उनकी सेवा में रहते हैं, उसे आर्य पुरुष कह दिया, मनुष्य कह दिया। और जो म्लेच्छ मनुष्य थे, जो गुण से कर्म से बहुत लो रहते हैं, आचार विचार उनका भ्रष्ट हो चुका है, उनका कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं रहता, उससे रहित होते, वो म्लेच्छ मनुष्य हो। अब आर्य मनुष्य के 2 पार्ट हो गए। अगेन एक फर्स्ट बोला रिद्धि प्राप्त आर्य और दूसरा बोल दिया कि रिद्धि रहित आर्य। तो रिद्धि प्राप्त आर्य दैट मीन्स जो 8 प्रकार की रिद्धियां है उसमें से कोई एक प्रकार की रिद्धि के जो धारक है उसे रिद्धि प्राप्त आर्य कहेंगे। और जो रिद्धि रहित आर्य थे उसके अगेन आप 5 पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड चारित्र, थर्ड जाति, फोर्थ कर्म आर्य और लास्ट दर्शन आर्य। ये रिद्धि रहित आर्यों के नाम है क्षेत्र, चारित्र, जाति, कर्म और दर्शन आर्य। राइट, तो अब इसकी डेफिनेशन एक बार ऊपर से देख लेते। क्षेत्र आर्य किसे कहते हैं? तो जो कौशल, काशी, अवंती, अंग, बंग, तिलक, गुजरात, सौराष्ट्र, मारवाड़ और कश्मीर आदि देशों में जो उत्पन्न होने वाले मनुष्य है वो क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। राइट, जाति आर्य किसे कहते हैं? तो इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, सोमवंश, उर्वंश, हरिवंश, नाथवंश और उग्रवंश आदि वंशों में जो उत्पन्न होते हैं उन मनुष्य को जाति आर्य कहते हैं। और दर्शन आर्य किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन युक्त जो मनुष्य उसे दर्शन आर्य कहते हैं। चारित्र आर्य किसे कहते हैं? तो व्रत जो सहित सम्यक दृष्टि जो सम्यक दृष्टि उसे चारित्र आर्य कहते हैं। चारित्र व्रत सहित है और सम्यक दृष्टि उसे चारित्र आर्य कहते हैं। कर्म आर्य किसे कहते हैं? तो कर्म आर्य के भी 3 पार्ट कर दिए आगे जाके। सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। यानी सावध्य कर्म, अल्प सावध्य और असावध्य। अब सावध्य
जो कर्म आर्य है उसके भी अगेन 6 पार्ट है। सावध्य जो आर्य है उसके भी 6 पार्ट बना रही है। असी कर्म, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प, गणित, है ना, ये सारे क्या हो गए सावध्य कर्म, जिसमें हिंसा की पॉसिबिलिटी है। असी कर्म यानी तलवार, धनुष आदि शस्त्रों से जो विद्या में निपुण होते हैं वो असी कर्म आर्य है। मसी कर्म दैट मीन्स जो अकाउंट मैनेज करते हैं, है ना, कोई भी द्रव्य होता है उसका आय व्यय तो हिसाब लेखन करते हैं, उस कुशल मनुष्य को मसी कर्म आर्य कहते हैं। कृषि कर्म दैट मीन्स फार्मिंग करते हैं, खेती करने वाले किसान का जो कर्म होता है उसे कृषि कर्म कहते हैं। विद्या कर्म दैट मीन्स चित्र, लेखन, मैथ्स आदि पुरुष की जो 72 और स्त्रियों की जो 64 कला होती है उसमें जो निपुण स्त्री पुरुष होते हैं उसे विद्या कर्म आदि कहते हैं। और शिल्प कर्म आदि दैट मीन्स ये जो धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि जो काम करते हैं उसे शिल्प कर्म आदि कहते हैं। मणिक कर्म आदि दैट मीन्स जो चावल, गेहूं, सोना, चांदी, कपड़ा आदि का जो व्यापार करते हैं उसे वणिक कर्म आदि कहते हैं। और ये हो गए सावध्य कर्म के 6 दिन। फिर से चार्ट आगे रिपीट कर दे जिससे अपने मन में क्लियर रहे। मनुष्य, उसके 2 पार्ट आर्य और म्लेच्छ। आर्य के 2 पार्ट रिद्धि प्राप्त आर्य, रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य है उसके 5 पार्ट क्षेत्र, चारित्र, जाति, कर्म और दर्शन। ये करके रिद्धि रहित आर्य के 5 पार्ट हो गए। और जो लास्ट था उसमें दर्शन कर्म आर्य, तो जो कर्म आर्य थे उसके भी 3 पार्ट है, सावध्य कर्म, असावध्य कर्म और अल्प सावध्य कर्म। तो सावध्य कर्म थे उसके अगेन 6 पार्ट, असी कर्म आर्य, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। ये अगेन सावध्य कर्म के 6 हो गए, उसको अपन समझ चुके। अब दूसरा था अल्प सावध्य मीन्स पंचम गुणस्थान व्रति जो श्रावक है वो अल्प सावध्य कर्म आर्य। जो पंचम गुणस्थान व्रति जो व्रति श्रावक है उसे अल्प सावध्य कर्म आर्य कहते हैं। और असावध्य कार्य किसे कहते हैं, तो कर्म क्षय करने में जो उद्यत महाव्रती जो मुनि महाराज है, जो मुनि महाराज मुनि महाराज जो उद्यत है अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय करने में, उनको कहते हैं असावध्य आर्य। राइट, तो ये फिर से अपन एक बार समझते हैं। फर्स्ट था मनुष्य, उसके 2 पार्ट आर्य और म्लेच्छ। आर्य के 2 पार्ट रिद्धि प्राप्त, रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य के अगेन 5 पार्ट क्षेत्र, जाति, चारित्र, कर्म और दर्शन। राइट, तो उसमें कर्म आर्य है उसके भी अगेन 3 पार्ट, सावध्य, अल्प सावध्य और असावध्य। अब जो सावध्य था उसके अगेन 6 पार्ट, कौन कौन से, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सावध्य कर्म हो गए। असावध्य और अल्प सावध्य उसके अगेन पार्ट है। अब ये पार्ट फिनिश हो गए, आर्य पुरुषों का पूरा, आर्य मनुष्य का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ फिनिश हो गया। अब आता है म्लेच्छ के कितने प्रकार थे, तो म्लेच्छ के 2 प्रकार, अंतर्द्विपज और कर्मभूमिज। राइट, अंतर्द्विपज मनुष्य किसे कहते हैं, अंतर्द्विपज यानी अंतर्द्विपज जो द्वीप के अंदर है, कौन कौन से, लवण समुद्र और जो कालोदती समुद्र है उसमें 48 अंतर्द्वीप यानी 48 यानी टोटल कितने हो गए 96 अंतर्द्वीप है। तो जो मनुष्य इन द्वीपों में रहते हैं उनको क्या कह देते हैं, अंतर्द्विपज म्लेच्छ कह देते हैं। और दूसरे होते हैं कर्मभूमिज म्लेच्छ। राइट, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट म्लेच्छ पुरुष। ठीक है, अब कर्मभूमिज म्लेच्छ कौन कौन से होते हैं, तो 5 म्लेच्छ खंडों में उत्पन्न हुए मनुष्य कर्मभूमिज म्लेच्छ यानी जो 5 जो म्लेच्छ खंड है उसमें जो मनुष्य उत्पन्न हुए वो कौन से हो गए, कर्मभूमिज म्लेच्छ हो गए। जो धर्म कर्म से बहुत दूर होते हैं, नीच कुल में वो रहते हैं और विषयासक्त रहते हैं, दुर्गति में जाने वाले म्लेच्छ जीव होते हैं। और जिन जाति में मध्य, मांस आदि कार्यों से घृणा नहीं होती है वो सारी जातियां म्लेच्छ जातियां कहलाती है। तो म्लेच्छ में भी अंतर्द्विपज और दूसरे कर्मभूमिज, ये 2 पार्ट हो गए। और अंतर्द्विपज में क्या बोल दिया, लवण समुद्र और कालोदती समुद्र, उसमें 48 अंतर्द्वीप है। राइट, तो टोटल 96 अंतर्द्वीप है। और लवण समुद्र के जो भीतर है उसमें 8 दिशाओं में 8 अंतर्द्वीप है, उसके अंतराल में 8 अंतर्द्वीप है तथा हिमवान और सिकरी इन दोनों पर्वतों के अंत में और दोनों विख्यात पर्वतों के अंत में 8 अंतर्द्वीप है। तो टोटल कितने हो गए, पहले क्या बोला, लवण समुद्र के भीतर 8, फिर उनके अंतराल में 8 यानी 8 + 8
ठीक, हिमवन और सिकरी, इन दोनों पर्वतों के अंत में यानी 2+2 और दोनों विजय पर्वत के अंत में यानी अगेन 2+2, तो टोटल 24 अंतर्द्वीप लवण समुद्र के हो गए, राइट। और ऐसे ही लवण समुद्र के भीतरी भाग में एवं इसी प्रकार के बाह्य भाग में होने से लवण समुद्र के टोटल 48 अंतर्द्वीप हो गए, यानी लवण समुद्र के भीतर में इतने और बाह्य भाग में भी इतने, तो टोटल 24 और 24 यानी 48 हो गए। और ऐसी कालाधरी समुद्र के अभ्यंतर भाग में 24 है और बाह्य यानी आउटसाइड में भी 24 है, तो कालाधरी समुद्र के भी अंतर्द्वीप 48 हो गए, 24+24। और लवण समुद्र और कालाधरी समुद्र के मिक्स कर देंगे तो 96 अंतर्द्वीप हो गए, राइट। तो ये हो गया मलेच्छ मनुष्य का डिस्क्रिप्शन। अब आगे समझते कर्म भूमियों के भेद कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट सूत्र 37 नंबर का सूत्र है। यहाँ पे पहले मनुष्य का पूछ लिया कि मनुष्य की लिमिटेशन क्या है, फिर मनुष्य की लिमिटेशन के बाद आचार्य महाराज ने कितने अच्छे सीक्वेंस में बताया कि मनुष्य के भेद कौन कौन से, फिर उसमें कर्म भूमियों के भेद अब आगे एक्सप्लेन कर रहे। तो भरत तैरावत विदेहा कर्म भूम्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, फिर से भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूम्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, यानी जम्बूद्वीप का एक ले लीजिए, फिर उसके बाद लवण समुद्र आए, जम्बूद्वीप का एक, दाकी खंड के 2-2 और पुष्कराज के 2-2, ऐसे टोटल कितने हो गए 5 भरत के और 5 ऐरावत के, तथा देवकुरु और उत्तर कुरु को आप छोड़ दीजिए तो उसके अलावा विलेय क्षेत्र के 5। इस जब टोटल कितनी कर्मभूमि होती है 15 कर्मभूमि होती है, यानी 15 कर्मभूमि को अपन फिर से समझते हैं। 15 कैसे, तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विलेय क्षेत्र, इसकी मिलकर टोटल 15 होती है। अब 5 भरत और 5 ऐरावत की कैसे, तो जम्बूद्वीप की एक, जम्बूद्वीप के बाद आएगा आपका धाकी खंड, उसकी 2-2 और पुष्कर उसकी अगेन 2-2, तो 5 भरत की हो गई और 5 ऐरावत की हो गई। और जो विलेय क्षेत्र है उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु को आप लेफ्ट कर लीजिए, उसको छोड़ के 5 विलेय क्षेत्र की जो भूमि होती है ये टोटल मिला के 15 कर्म भूमियां होती है, राइट। तो अब आगे समझते हैं मनुष्य की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी होती है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम एज जो मनुष्य होता है उसकी कितनी होती है। तो मनुष्य की मैक्सिमम एज होती है, यहाँ पे आचार्य महाराज ने बताया नस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, फिर से नस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, दैट मीन्स मनुष्य की जो उत्कृष्ट आयु है वो मैक्सिमम 3 पल्य की होती है और मिनिमम अंतर्मुहूर्त की होती है, यानी मनुष्य की मैक्सिमम आयु 3 पल्योपम प्रमाण यानी 63 साल का पुरुष एवं जो चरम शरीर पुरुषों को छोड़कर शेष कर्म भूमियां पर्याप्त मनुष्य की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त मात्र ही होती है, राइट। लेकिन जो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की जघन्य आयु क्षुद्र भाव ग्रहण है, जो श्वास के 18वां भाग प्रमाण है, वो मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र है। तो फिर से अपन समझते हैं मनुष्य की मैक्सिमम आयु 3 पल्यों पर प्रमाण, और जो 63 साल का पुरुष है चरम शरीर पुरुष है उनको छोड़कर शेष जितने कर्मभूमियां जीव है पर्याप्त मनुष्य उनकी जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त मात्र है, यानी 2 जीवों को छोड़ दिया 63 साल का पुरुष और चरम शरीर पुरुषों को छोड़कर जितने जीव बच गए कर्मभूमि में उन सबकी लेस टू लेस एज अंतर्मुहूर्त ही है, और जो लब्धि अपर्याप्त जो मनुष्य है उनकी जघन्य आयु वो क्षुद्र भाव ग्रहण करते हैं, इसलिए श्वास के 18वां भाग प्रमाण उनकी आयु है, तो ये मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र है। तो ये मनुष्य की आयु हो गई। अब क्वेश्चन है तिर्यंचों की क्या वहाँ सिचुएशन है, तिर्यंचों की एज वहाँ पे कितनी होती है, तो तिर्यज्ञो निजानाम च, यानी तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट और जघन्य आयु सेम मनुष्यों की जैसी थी वैसे ही मैक्सिमम 3 पल्य और लेस टू लेस अंतर्मुहूर्त होती है, राइट। तो ये अपना थर्ड चैप्टर ऑफ द तत्व सूत्र हैज बीन फिनिश्ड। सबको याद करना है शुद्ध उच्चारण, और सबको बहुत ही प्यारा इसमें पूरा जैन ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर दी, तो सबको जैन ज्योग्राफी समझ के अपने को प्राउड होना चाहिए कि अपने आचार्य महाराज ने अपने केवली भगवान ने लोक अलोक क्या कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है, जिनको समझ के हमारी श्रद्धा और स्ट्रांग होती है। हम श्रद्धा के साथ इसको स्वीकार करें और इसको समझने का ट्राई करें। इसी पुण्य भावना के साथ जय गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय।